गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 3 यूनिट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोटीन। प्रोटीन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वे पॉलीपेप्टाइड जिसमें 200 से 60,000 की संख्या में अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन के सामान्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं, परंतु प्रोटीन में इसके अतिरिक्त भी सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। तो हमने देखा अमीनो एसिड से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है। पॉलीपेप्टाइड्स के सिंथेसिस की विभिन्न विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया, और लॉन्ग वृहद पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोटीन कहलाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। प्रोटीन जो हमारे सिलेबस में पार्ट है, उसमें प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की तृतीयक संरचना अथवा आकृति के आधार पर इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसकी संरचना क्या है? प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी संरचना के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन। इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की सीधी श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़कर धागेनुमा संरचना का निर्माण करती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इन धागेनुमा प्रोटीनों को रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। बालों के अंदर, नाखूनों में उपस्थित कैराटीन, मांसपेशियों तथा हड्डियों को जोड़ने वाले फिलामेंट में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। गोलाकार प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड के विभिन्न एमाइड बंध के मध्य हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण प्रोटीन गोल शेप एक्वायर करता है। इसे गोलाकार प्रोटीन कहा जाता है, जैसे एल्ब्यूमिन, केसीन, इंसुलिन आदि गोलाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। कॉम्पोजिशन के आधार पर प्रोटीन के अंदर किस तरह का संगठन है, कॉम्पोजिशन के आधार पर प्रोटीन को हम सरल प्रोटीन तथा संयुग्मी प्रोटीन में वर्गीकृत कर सकते हैं। सरल प्रोटीन वह प्रोटीन जिसके जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाती है, जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक सरल प्रोटीन है जिसमें केवल और केवल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जबकि संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है? वह प्रोटीन जिसमें जल अपघटन द्वारा न केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, बल्कि साथ ही साथ अप्रोटिक भाग, एप्रोटिक पार्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। अप्रोटिक भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर संयुग्मी प्रोटीनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फॉस्फोप्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन कहलाती है, जैसे केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। क्रोमोप्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें रंगीन प्रोस्थेटिक समूह जैसे पोरफायरिन वलय युक्त धातु उपस्थित होती है, क्रोमोप्रोटीन कहलाती है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। न्यूक्लियोप्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाती है, जैसे क्रोमोसोम, मोजाइक, वायरस, तंबाकू, टोबैको में उपस्थित प्रोटीन। लिपोप्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें वसा लिपिड प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है, लिपोप्रोटीन कहलाती है। ग्लाइकोप्रोटीन इन प्रोटीनों में कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोसामीन। व्युत्पित प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन जटिल प्रोटोनों के जल अपघटन से प्राप्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं व्युत्पित प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन कहलाती है, जैसे प्रोटियोज। प्रोटीन की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में सीधी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। विभिन्न अमीनो अम्ल, उनकी संख्या तथा उनके अनुक्रम को इंगित करती है।
पॉलीपेप्टाइड की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस में वो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जो सूचना है, जानकारी जो है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड कौन से प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ये पॉलीपेप्टाइड की प्राथमिक संरचना या प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं को इंगित करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना, विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़कर बीटा लहरियादार चद्दर संरचना, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। चद्दर संरचनाएं परस्पर समानांतर अथवा प्रति समानांतर, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्रम में सीक्वेंस में जुड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दर्शाया है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे ये जो संरचनाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और बीटा प्लेटेड शीट या बीटा लहरियादार संरचना का निर्माण करती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आप देखिए कि एक अमाइड के CO और दूसरे अमाइड के NH ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ पे भी। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध के निर्माण के द्वारा विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक वृहद प्रोटीन का निर्माण करती है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर लाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इसमें स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिकल संरचना। अल्फा हेलिकल संरचना में लंबी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में कुछ जो होते हैं वो हेलिक्स के रूप में कुंडलित हो जाती है। अल्फा हेलिकल संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक स्ट्रेट चेन है, अब उसमें स्प्रिंग लाइक हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कुंडलित वो हो जाती है, कॉइल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आप देखेंगे कि इस तरह से हेलिक्स का निर्माण हो रहा है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखेंगे कि हेलिक्स के बनने के बाद उसको जो स्थायित्व प्रदान हो रहा है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करती है। प्रत्येक हेलिक्स का व्यास जो है 10 से 11 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। दो क्रमागत कुंडलियों के बीच की जो दूरी है, हेलिक्स के बीच की जो दूरी है, कॉइल्स के बीच की जो दूरी है, वो 5.6 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। दो हेलिक्स के बीच में आप देख सकते हैं 3.7 अमीनो एसिड जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। अल्फा तथा बीटा हेलिकल संरचना एक दूसरे के संरूपण को दर्शाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रक्चर जो दिया गया है। अल्फा हेलिकल संरचना जो है लंबी पहली पेप्टाइड श्रृंखलाओं में कुंडलन के कारण फलस्वरूप हेलिक्स का निर्माण होता है। यह हेलिक्स पेप्टाइड बंधों के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। व्यास इनका 10 से 11 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इनके बीच की जो दूरी है 5.6 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच की होती है और दो क्रमागत हेलिक्स के बीच में आप देख सकते हैं कि 3.7 अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं। अल्फा तथा बीटा हेलिकल संरचना एक दूसरे के संरूपण होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड जो है शो है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये हेलिक्स जो है पर स्टेबिलिटी को एक्वायर कर रहे हैं। इसके बीच की जो कुंडलियों का जो व्यास है वो 10 से 11 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है और इनके हेलिक्स के बीच की जो दूरी है वो 5.6 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है और दो क्रमागत हेलिक्स के बीच में 3.7 एमिनो एसिड जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं, एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर और दूसरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो उपस्थित हो सकता है प्रोटीन की केस में। आगे हम बात करते हैं तृतीयक संरचना, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन संरचना का तीसरा स्तर है। पहले तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनी विभिन्न अमीनो एसिड के जुड़ने से। दूसरा
जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वो सीधे परस्पर पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑर्डर में आपस में जुड़ जाती है, जैसे बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर हो जाता है, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो कुंडलित हो जाती है और वहाँ पे स्थायित्व प्राप्त होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अल्फा और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसमें ये जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं होती है, यानी कि वो अल्फ़ा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, अल्फ़ा और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें वलन होता है अथवा बंकन होता है। उसके अंदर वलन या बंकन होता है, वो मुड़ते हैं, जिससे त्रिविमीय जटिल संरचना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के निर्माण के दौरान 4 प्रकार की अंतःक्रियाएं हो सकती है। इनको हम यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहली जो हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित विभिन्न मुक्त समूहों के मध्य में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक संरचनाओं में बंकन मोल्डिंग होती है, जिससे वैलीन में हाइड्रोक्सी समूह, लाइसीन में NH2 समूह तथा एस्पार्टिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह मुक्त पाया जाता है। तो इसमें परस्पर यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और ये मुक्त समूहों में हाइड्रोजन बंध के निर्माण के द्वारा टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड प्रोटीन श्रृंखला के सिरों पर मुक्त NH3 पॉजिटिव तथा CO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट तथा NH3 पॉजिटिव ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। इन समूहों के मध्य में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन में थायोल समूह पाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं अथवा 2 हेलिक्स के थायोल समूहों के मध्य डाइसल्फाइड बंध का निर्माण करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बाद में जल विरोधी अंतःक्रिया, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन अमीनो अम्लों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं जल विरोधी होते हैं। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जहाँ पे CH बॉन्ड प्रेजेंट है, CH2 बॉन्ड CS बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो श्रृंखलाएं हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन जो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो जल विरोधी होती है। और इसकी जल विरोधी जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखलाएं उपस्थित हैं, जो लंबी चेन उपस्थित है, उनमें उनके हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के कारण जलीय माध्यम में वे प्रोटीन श्रृंखलाओं में वलन के फलस्वरूप तृतीयक संरचनाएं प्राप्त होती है। ये क्या होती है, वाटर से यह हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, जिससे अगेन फोल्डिंग होती है, किसके बीच में, आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। इस वलन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं माध्यम से दूर यानी कि जल से दूर व्यवस्थित हो जाती है और फोल्डिंग इस तरह से हो जाती है। ये वो ट्राई करती है कि वो वाटर से दूरी बनाए रखें हाइड्रोकार्बन चेन, और इस प्रोसेस के दौरान, इस दूरी बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें फर्दर फोल्डिंग हो जाती है और फोल्डिंग के कारण टर्शरी स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो अंतःक्रियाएँ हैं, ये जो इंटरैक्शन है, उनका एक पिक्चर यहाँ पे शो कर रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली जो अंतःक्रिया दर्शाई गई है, जो इंटरैक्शन shown है, that is interaction between hydrogen and oxygen, that is hydrogen bond is there। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वलन होते हैं, फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग से टर्शरी स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है प्रोटीन में। इसके बाद आपको दर्शाया गया है स्ट्रक्चर, ये आयोनिक बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। जो NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित है, और यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है,
डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है सल्फर सल्फर के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसे डाई सल्फाइड बॉन्डिंग के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद में आप देखते हैं कि जल विरोधी अंतक्रियाएं जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है, पार्श्व श्रृंखलाएं हाइड्रोकार्बन की दिखाई दे रही है या सीधी श्रृंखलाएं जो है हाइड्रोकार्बन की वो प्रेजेंट है और उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दैट इज शोन हियर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न अंतक्रियाएं जो हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको टर्शरी स्ट्रक्चर या फोल्डेड प्रोटीन प्राप्त होती है जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को दर्शाती है। चतुर्थ संरचना की हम बात करें तो प्रोटीन संरचना का चौथा स्तर है जिसमें विभिन्न प्रोटीनों की तृतीयक इकाइयाँ परस्पर जुड़कर जटिल प्रोटीनों की संरचना का निर्माण करती है जिससे ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या अपन का चतुर्थ संरचना जो है वो प्राप्त होती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण अंडे के उबलना ये डी नेचर ऑफ प्रोटीन है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे की उबालने पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन थक्के के रूप में जम जाती है। एल्ब्यूमिन का थक्का जमना प्रोटीन के डी नेचर की प्रोसेस है, विकृतीकरण का उदाहरण है। दूध में सिरका अथवा अम्ल मिलाने पर उसमें भी अवक्षेपण द्वारा थक्का बनता है, यह भी विकृतीकरण का उदाहरण है। अतः ताप परिवर्तन, पीएच परिवर्तन अथवा लवण मिलाने पर प्रोटीन में अवक्षेपण अथवा थक्का जमने की कोगुलेशन की जो क्रिया होती है उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन के संरूपणों में परिवर्तन होता है, जैसे जल में घुलनशील गोलाकार प्रोटीन अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। प्रोटीन का स्वतः स्वाभाविकरण, पुनः रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। रीनेचुरेशन इसके अंडे अथवा दूध में विकृतीकरण की प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात विकृतीकरण के पश्चात पुनः ताप अथवा पीएच परिवर्तन द्वारा प्रोटीन की जैविक क्रियाओं को पुनः सक्रिय नहीं किया जा सकता। परंतु सभी प्रोटीनों की विकृतीकरण की अनुत्क्रमणीय नहीं होता। कुछ प्रोटीनों का विकृतीकरण उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रोटीन का थक्का जमने के पश्चात उसे पुनः घुलनशील प्रोटीन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे स्वतः स्वाभाविकरण रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। जैसे एंजाइम के विकृतीकरण के पश्चात उन्हें पुनः घुलनशील तथा जैविक प्रोटीन सक्रिय प्रोटीन में परिवर्तित किया जा सकता है। थैंक यू।